नमस्कार दोस्तों भारतीय और अन्य क्षेत्रों में बसे हुए हिंदुओं के लिए विशेष रूप से गोत्र का बहुत महत्व है। जब भी किसी प्रकार का कोई संकल्प पढ़ा जाता है तो फलां गोत्रोत्पन्ना ये शब्द इस्तेमाल होता है और इसके साथ ही जो संकल्प पढ़ने वाला व्यक्ति है उसका नाम जुड़ जाता है। लेकिन गोत्र की जो व्याख्या है उसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। थोड़ी सी उसके बारे में कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारी आपस में बांट लेते हैं। गोत्र होता क्या है? सामान्यतः मित्रों, गोत्र को ऋषि परंपरा से जोड़ा गया है और ब्राह्मणों के लिए इसका विशेष महत्व भी माना गया है कि उनके लिए विशेष महत्व है। लेकिन गोत्र जो है सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, ये व्यापक स्तर पर अन्य वर्गों और अन्य वर्णों के लिए भी बकायदा उनकी चर्चा होती है। पाकिस्तान में मुस्लिम संप्रदाय में विशेष रूप से कुछ ऐसे गोत्र हैं जो भारतीय गोत्र भी हैं और भारत में भी उसी नाम से गोत्र जो हैं वो चलते हैं। तो साझेदारी गोत्रों के माध्यम से भी है। तो गोत्रों का एक विशेष रूप से ये बात उनके बारे में मान्यता है कि इनका संबंध ऋषि परंपरा से है और ऋषि परंपरा से जब संबंध की बात होती है तो ये माना जाता है कि हर ब्राह्मण का जो संबंध है वो एक ऋषि कुल से ही होता है। प्राचीन काल में 4 ऋषियों के नाम पर गोत्र परंपरा आरंभ हुई थी और ये 4 ऋषि हैं, एक अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। ये 4 ऋषि हैं। मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूं, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। और उसके बाद इसमें जमदग्नि ऋषि और विश्वामित्र भी इसमें जुड़ गए। तो इस प्रकार से 6 ऋषि जो हैं वो ब्राह्मण कुलों का प्रादुर्भाव करने वाले और इनके आदि पुरुष मान लिए गए। तो ये एक प्रकार से उनसे परंपरा शुरू हुई। फिर उस परंपरा में मान्यता प्राप्त करने वाले लोग जो थे वो उसी कुल के साथ जुड़ गए और उनका गोत्र वही हो गया जो ऋषियों का गोत्र था। कालांतर में इसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया और तब पहचान के लिए स्थान और कर्म दोनों की महत्ता भी हो गई। अर्थात अगर नदी, किसी विशेष नदी के तट पर रहने वाले लोग हैं तो उसके नाम से जुड़ गए, तो गोत्र के साथ उस नदी का नाम, उस नदी क्षेत्र का नाम वो भी जोड़ लिया गया। और अपने उद्गम स्थल, पर्पस ये था, उद्देश्य ये था कि इस गोत्र परंपरा में वे लोग अपने उद्गम स्थल जहां से उनकी शुरुआत हुई थी वंश परंपरा की, उससे भी जुड़ गए। और इस प्रकार से व्यापक रूप में गोत्रों का जो महत्व है हमारी जिंदगी के लगभग सभी संस्कारों और सभी संकल्पों के साथ जुड़ गया, अनायास जुड़ गया। और धीरे धीरे अब ये भी है कि कईयों को गोत्रों का ज्ञान नहीं होता, सबको तो गोत्रों का पता नहीं होता, लेकिन संकल्प बिना गोत्र के होता नहीं है। इसलिए जहां गोत्र का ज्ञान नहीं होता वहां कैश्यप गोत्र को सभी के लिए स्वीकार्य मान लिया गया। कि ये इसलिए कि कश्यप ऋषि के एक से अधिक, ये कहा जाता है कि उनके एक से अधिक विवाह हुए थे और उनके अनेक पुत्र भी थे। तो अनेक पुत्र, अनेक संतानें होने के कारण ऐसे ब्राह्मणों को ये माना जाता था कि जिनका गोत्र जिनको पता नहीं है वो सारे के सारे कैश्यप की संतानें थी। तो एक व्यापक रूप से एक स्वीकार्य एक मर्यादा जो है उसे अपना लिया गया कि जिसका गोत्र पता ना हो उसका कैश्यप गोत्र, तो उसको एक ज्यादा व्यापक रूप से उसे स्वीकार कर लिया गया। और ग्रुप जो गोत्र हैं ये ग्रुपों में बाद में एक समूहों में हमारे सामने आते हैं। और इसमें ये भी है कि प्रेरणा के स्रोत भी माने जाते हैं। हर ऋषि के पीछे कुछ एक प्रेरक तथ्य, प्रेरक प्रसंग, उनकी कथा, उनकी जीवनचर्या, उनके जीवन वृत्त के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक संस्कारों का जो पहला जो चरण है वो इन गोत्रों के साथ सामने आता है। और ये जो ग्रुप हैं, ये जो गोत्र हैं, गोत्रों के जो समूह हैं, ये बकायदा ये माना जाता है कि एक धार्मिक और प्रेरणादायक
प्रसंग और परंपरा को बकायदा स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें जीवन का एक अनिवार्य अंग मान लिया गया। और ये भी है कि अपना जो चाहे कोई भी संस्कार हो, चाहे बच्चा घर में जन्म भी ले और बच्चे का यज्ञोपवीत हो, उसके बाद विवाह संस्कार होता है, फिर जो बुजुर्ग हैं उनका बकायदा उनका तर्पण भी होता है मृत्यु के बाद। तो ये सारे के सारे संस्कार जो हैं इनमें एक तत्व साझा होता है कि सब में गोत्र का जिक्र जरूर होता है। तो इसलिए इस परंपरा को, दिलचस्प है परंपरा, सिर्फ आस्थाओं का सवाल तो है ही, लेकिन आस्थाओं के अलावा सिर्फ आस्थाओं का सवाल भी नहीं है, बल्कि ये एक रुचिकर प्रसंग है हमारी विरासत का, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और जिसे जहां तक हो सके समझा जाना चाहिए। फिर कभी जमदग्नि ऋषि के बारे में बात कर लेंगे, विश्वामित्र के बारे में बात कर लेंगे, सबके बड़े रोचक प्रसंग हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।